मैं संतोष कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, दहिला मऊ प्रतापगढ़। आज हम बताना चाहेंगे कि भारतीय इतिहास जानने के साधन, कि भारतीय इतिहास को कौन कौन से विधा से जाना जा सकता है। तो भारतीय इतिहास जानने में दो प्रकार के साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का प्रयोग है साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य वह है जो किताबों में लिखा हुआ है और पुरातात्विक साक्ष्य वह है जो हमको खुदाई के द्वारा प्राप्त होता है। अब साहित्यिक साक्ष्य में भी दो प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। एक अनैतिहासिक साक्ष्य है और एक ऐतिहासिक साक्ष्य है। अनैतिहासिक साक्ष्य वह है जिसमें इतिहास से संबंधित कुछ बातों की जानकारी प्राप्त होती है और कुछ सामाजिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनमें से जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो आपके चारों वेदों का नाम लिया जा सकता है। इन चारों वेदों के द्वारा हम भारतीय इतिहास को के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि आर्य अनार्य संस्कृतियों में किस प्रकार से युद्ध हुआ और आर्य संस्कृति ने अनार्य संस्कृति को पराजित किया। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में ही ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है जो विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले चारों वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है कि ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्याकृता पुरु तदस्य यदवैसे पदभ्याम सूत्रो वजायत, कि एक विशाल पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघे से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यह हमको ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन चारों वेदों से हमको इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद 6 स्मृति ग्रंथ हैं और इन स्मृति ग्रंथों में सबसे पुरानी जो स्मृति है वह मनु स्मृति है। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति है, देवल स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है और नारद स्मृति है। इन स्मृति ग्रंथों में हमको तमाम प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद पुराण हैं। पुराणों में की संख्या 18 बताई गई है। इन पुराणों में सबसे पुराना जो पुराण है आपका मत्स्य पुराण है, लिंग पुराण है, ब्रह्मवर्त पुराण है, गरुड़ पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, शिव पुराण है। इन तमाम पुराणों की संख्या है जिससे हमको इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और आपका जो ग्रंथ है वो शिक्षा है, निरुक्त है, कल्प है और व्याकरण है, ज्योतिष ग्रंथ है जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ आता है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में हम ले सकते हैं जो पूर्ण रूप से इतिहास के विषय में जानकारी देता है। वह ग्रंथ है कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ कश्मीर का राजकवि है जिसने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की और कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया। इसके बाद पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था जिसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। अर्थशास्त्र 18 अधिकरणों में विभक्त है और उसमें
शासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, राजा के कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, राजा के कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और उसी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया है कि राज्य के प्रमुख 7 अंग होने चाहिए, जिनमें कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र और सेना, ये सारी चीज़ों का होना परम आवश्यक है। चाणक्य बताता है कि इन 7 अंगों में अगर एक अंग भी कमजोर हो जाए तो राज्य अपने आप कमजोर हो जाता है और राज्य स्थिर नहीं रह पाता है। इसके बाद जो आपका पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में आता है वह आता है मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस द्वारा भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का राज दरबारी है, राजदूत है। उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की और उस इंडिका नामक ग्रंथ में बताया, जिस प्रकार से ऋग्वेद में वर्णन प्राप्त होता है कि 4 वर्ण हैं, उसी प्रकार से मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख किया है। इसके बाद आपके ऐतिहासिक ग्रंथों में आते हैं पृथ्वीराज रासो की चंद्रवरदाई, जो उसमें चंद्रवरदाई ने जो लिखा, चंद्रवरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध के विषय में वर्णन करता है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और उन्होंने जो लिखा जो परमर्दी के साथ युद्ध हुआ था, आल्हा उदल के साथ जो युद्ध हुआ था, उसके विषय में भी हमारी जो पृथ्वीराज रासो है वह जानकारी प्राप्त होती है। तो भारतीय इतिहास जानने के साधनों में साहित्यिक साक्ष्यों का बड़ा महत्व है। और इसके बाद आपको बताते हैं विक्रमांक देव चरित एक ग्रंथ है, उसके बाद जयानकृत आल्हा खंड है, उसके बाद जो ग्रंथ आता है वो बाण भट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहता है, और उसने बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की। और उस हर्षचरित में हर्ष के विषय में, हर्ष के जीवन के विषय में, हर्ष और जब हर्ष के पिता की मृत्यु होती है और शशांक के द्वारा उसके बड़े भाई की मृत्यु होती है, किया जाता है, उसके बाद हर्ष ने पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की और सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि को धारण करता है। इसके बाद हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध होता है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। ये सब जो घटनाएं हैं वह हर्षचरित में ज्ञात होता है। इसके बाद इन सब ग्रंथों के बाद आता है बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथ में आपका जो प्रमुख ग्रंथ है वह है दीपवंश और महावंश, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। और दिव्यावदान नामक ग्रंथ है, वो भी बौद्ध प्रमुख ग्रंथ हैं, जिससे कि हमको जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि बिंबिसार जो भारत का हर्यक वंश का राजा है, प्रथम सम्राट माना जाता है, बिंबिसार है, अजातशत्रु है, वो किस धर्म का अनुयायी है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, यह उल्लेख प्राप्त होता है आर्यमंजूश्री मूल कल्प में। और वह अपने जीवन के अंतिम समय में अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया, और श्रवण बेलगोला में ही उसने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उपवास के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। यह घटना हमको जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है। इसके बाद जैन ग्रंथ में हमको ये भी उल्लेख मिलता है कि कलिंग का जो राजा है, जो केवल अभिलेखों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, वह भी जैन धर्म का अनुयायी था। तो बच्चों, या तो आपको मैंने बताया साहित्यिक साक्ष्य, अब दूसरी तरफ चलते हैं, हम आपको बताते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। ये है आपका साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य, अब आपको बताते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य में
सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि पुरातत्व क्या है। पृथ्वी के गर्भ के अंदर छिपी हुई वस्तुओं को उत्खनित किया जाता है। उत्खनन के द्वारा जो सामग्री प्राप्त होती है वो पुरातत्व के अंतर्गत आती है। पुरातत्व दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्को धन लॉजी। आर्कोलॉजी यानी कि पुरातन वस्तुओं की खोज करना। अब पुरातत्व के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है अभिलेख, आता है मुद्रा, आता है और स्मारक आता है। ये तीन चीज आपको पुरातत्व के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमने नाम लिया अभिलेखों का। पुरातात्विक साक्ष्य में हमने नाम लिया अभिलेख का। अभिलेख क्या है? अभिलेख राजाओं के द्वारा खुदवाई गई उनकी प्रशस्तियां हैं कि वह राजाओं ने सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्यों को किया। तो हमारे भारतवर्ष में जो सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ वह प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान पर पहला अभिलेख प्राप्त हुआ, जिनमें 4 भारतीय देवता, जिसमें इंद्र, मित्र, नासत एवं वरुण का उल्लेख प्राप्त होता है। ये 4 भारतीय देवता प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमको ज़्यादातर जो अभिलेख देखने को मिलते हैं वह अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं और अशोक के 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों में उसके जीवन से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी, कलिंग में किए गए उसके युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। उसके 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। बताता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। ऐसे हृदय विदारक घटना को देखकर अशोक का मन द्रवित हुआ और अशोक ने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। अशोक के अभिलेखों से ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों में ही उसके जो धम्म की परिभाषा दी गई है, राहुलोवादान सूत्र में अभिलेखों से ही जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमको अभिलेख मिलता है कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जिनमें कि उसके जीवन के राज्याभिषेक के 13 सालों का क्रमवार वर्णन मिलता है। उसने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्यों को किया। वह जैन धर्म का अनुयायी हुआ और तमाम राज्यों पर उसने विजय प्राप्त किया। ये अभिलेखों के विषय में। इसके बाद हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित अभिलेख मिलते हैं, जिनमें कि हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख मिलता है, हर्षवर्धन का मधुबन अभिलेख मिलता है और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जो युद्ध होता है दोनों के बीच में, यह युद्ध का वर्णन पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें बताया गया कि हर्षवर्धन किस प्रकार से डर गया और पराजित हुआ। उसमें लिखा है कि भय बिगलित हर्षो एन चाकारी हर्षा। लिखा है कि हर्ष जो है डर गया और पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। इसके बाद समुद्रगुप्त का अभिलेख आता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख आता है, जिससे उसके विषय में उसके दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय, उत्तर भारत के 9 राज्यों पर विजय के वर्णन प्राप्त होते हैं। इसके बाद भारतीय इतिहास जानने के साधनों में मुद्रा आती है और मुद्रा जो कि विनिमय का माध्यम था और हमारे भारतवर्ष की जो सबसे प्राचीन काल की मुद्रा मानी गई वह आहत मुद्रा मानी गई। इन मुद्रा के द्वारा हमको इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है। सोने की मुद्रा मिलती है, चांदी की मुद्रा मिलती है और तांबे की। जो मौर्य काल में तांबे की मुद्राओं का ज़्यादा प्रचलन था, जो सोने की मुद्रा का सबसे पहली बार प्रचलन देखने को मिलता है वो कुषाण काल में सोने की मुद्रा का प्रचलन मिलता है, जो कि शुद्ध 24 कैरेट सोने का वर्णन मिलता है। इसके बाद गुप्त काल में 22 कैरेट के सोने की मुद्रा मिलता है और इन्हीं मुद्रा पे समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। इसी मुद्रा पे आंभी को पोरस द्वारा भाले से वार करता हुआ दिखाया गया है। इन मुद्रा से हमको इतिहास के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्मारक, और स्मारक जो टूटे फूटे खंडहर हैं
उन राजप्रासाद हैं, उससे भी हमको इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि हड़प्पा से बहुत सारी जानकारी, मोहनजोदड़ो से बहुत सारी जानकारी, चानूदड़ो, राखीगढ़ी, इन सारे स्थानों से हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज हमने आपको भारतीय इतिहास के जानने के साधन में साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बताया। कल आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।